घर के बड़े बरामदे में राजेश्वरी अम्मा अपने पुराने पीतल के डिब्बे में रखा पान बड़े इत्मीनान से गुस्से में तेज तेज चबा रही थी। पान चबाने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ऐसी सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान आने से पहले की होता है। जब अम्मा का पान इस तरह बोलता था तो घर के लोग समझ जाते थे कि आज घर में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं बरामदे में सामने फर्श पर बैठी पंखुड़ी चुपचाप सब्जियां साफ कर रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अम्मा का गुस्सा आज भी किसी न किसी बहाने उस पर फूटेगा। यह कोई नई बात नहीं थी। जब से पंखुड़ी ने इस घर में कदम रखा था, उसने हर दिन यही देखा था। उनका अहंकार, उनका तानाशाही स्वभाव और वह खास शक्ति जो अम्मा सिर्फ पंखुड़ी के लिए ही दिखाती थी। यह घर का दस्तूर बन चुका था कि चाहे गलती कोई भी करे, दोष हमेशा पंखुड़ी को ही दिया जाता। घर की छोटी बहू रेखा अपने पति के साथ शहर में रहती थी, इसीलिए गांव में अम्मा की हर नाराजगी और तानों का निशाना सिर्फ पंखुड़ी ही बनती थी। पंखुड़ी को अब भी वो दिन याद थे जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसे उम्मीद थी कि अम्मा उसे बहू की तरह प्यार और अपनापन देंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जहां अम्मा बाकी रिश्तेदारों के सामने अच्छी सास होने का ढोंग करती और स्नेह दिखाती, वहीं पंखुड़ी के लिए उनके दिल में सिर्फ गुस्सा और ताने भरे रहते। आज भी मामला कोई नया नहीं था। पड़ोस की सावित्री काकी की नई नवेली बहू बिना घूंघट किए अपने पति के साथ घूमने चली गई। अम्मा ने उन्हें मंदिर से लौटते समय बिना घूंघट के देख लिया और बस यही बात उनके दिल को चुभ गई। पान का रस अभी भी उनके मुंह में था, लेकिन फिर भी वह बड़बड़ाते हुए बोली, आजकल की बहुएं तो हद से बाहर जा रही हैं। पंखुड़ी ने उनकी बात सुनी, लेकिन अनसुना करके चुप रहना ही बेहतर समझा। पर राजेश्वरी अम्मा इतनी जल्दी चुप होने वाली कहाँ थी। उन्होंने ताना मारती हुई पंखुड़ी की ओर तीखी नजरों से देखा और बोली, पड़ोस की बहू बिना घूंघट के घूम रही है, और जब मैंने तुझे ये बात बताया तो तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है जब तेरे बेटे की भी शादी हो जाएगी तब तू भी अपने बहू को ऐसा ही सिर पर चढ़ाए रखेगी। कुछ कहने की हिम्मत तो तुझमें है नहीं लगता। मुझे भी वैसे ही घूमने फिरने का बड़ा शौक है। पंखुड़ी ने गहरी सांस ली। उसके होंठ कुछ कहने को कांपे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानती थी अगर उसने कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर चुप रही तो ताने सुनने से कभी नहीं बचेगी। आखिरकार उसने संयमित स्वर में कहा, अम्मा, जमाना बदल गया है, आजकल बहुओं को भी थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए। ये सुनते ही अम्मा भड़क गई। पान चबाते हुए तीखे स्वर में बोले, आजकल बहुत बोलने लगी है। देख पंखुड़ी, मैं तेरी सास हूँ, ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगी। पंखुड़ी का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को काबू में रखा। इतने में उसका 15 साल का बेटा आदित्य वहां आकर खड़ा हो गया। वह दूर से ये सब देख रहा था। आदित्य को देखकर पंखुड़ी ने माहौल हल्का करने के लिए बात बदलने की कोशिश की और अम्मा से पूछा, अम्मा बताइए आज खाने में क्या बनाऊं। लेकिन अम्मा का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने फिर ताना मारा, तेरी मर्जी, अब तो तू ही घर चला रही है, हम तो बुढ़े हो गए हैं, जो तेरे मन में आए वही बना ले। ये सुनकर पंखुड़ी का दिल छल्ली हो गया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन अम्मा चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फिर से ताना मारना शुरू कर दिया। एक हम भी इसी घर की बहू थे जिसने 20 साल तक कभी सर से पल्लू नहीं हटाया, और एक आजकल की बहुएं जो सास को जवाब देकर अपने आप को महारानी समझती हैं। पंखुड़ी के कदम ठिठक गए। उसने पलटकर अम्मा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इतने में उसका पति राजेश ऑफिस से थका हारा घर लौटा। जैसे ही वह बरामदे में पहुंचा, राजेश्वरी अम्मा ने तुरंत पंखुड़ी की शिकायत का ढेर लगा दिया। वह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, देख तेरी पत्नी मुझे जवाब दे रही है, अब इसे अपनी सास की इज्जत की भी परवाह नहीं रही। राजेश पहले से ऑफिस से काम से परेशान था। घर आकर माँ की शिकायतें सुनते ही उसका गुस्सा पंखुड़ी पर फूट पड़ा। वह गुस्से में गुजरते हुए बोला, तुझे माँ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसी हुई? ज्यादा जुबान चलाई तो मार मार के घर से निकाल दूंगा, फिर जाकर सड़ती रहना अपने माँ बाप के पास। ये सुनकर पंखुड़ी हैरान रह गई। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे इतना भला बुरा सुनने को मिल रहा है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इतने में आदित्य, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, आखिरकार वह बोल पड़ा, पापा मम्मी ने कुछ नहीं गलत किया, दादी हमेशा मम्मी पर ही क्यों चिल्लाती हैं? आदित्य की बात सुनते ही राजेश्वरी अम्मा छाती पीटने लगी और गुस्से में बोली, हे भगवान, अब तो पोता भी मुझे जवाब देने लगा। बहू ने इसे भी अब मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मेरे ही घर में ये सब
क्या हो रहा है? ये सुनकर राजेश का गुस्सा और बढ़ गया। आदित्य की ओर लपका और उसे पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी पंखुड़ी बीच में आ गई। उसने झट से राजेश का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से बोली, खबरदार, अगर आपने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो। यह देखकर राजेश गुस्से में पंखुड़ी की ओर जोर से धक्का दे दिया। पंखुड़ी जमीन पर गिर पड़ी और उसका पल्लू सरक गया। राजेश्वरी अम्मा ने तंज कसते हुए कहा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वह बहू नहीं, सास बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार पंखुड़ी चुप नहीं रही। वह उठी, पल्लू ठीक किया और सीधी राजेश्वरी अम्मा की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में बोली, बस अम्मा, बहुत हो गया। जब आपका बेटा आपके पक्ष में बोले तो संस्कारी, लेकिन अगर मेरा बेटा सच बोले तो वह बुरा हो गया। खबरदार, अगर मेरे बेटे के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो। पंखुड़ी की इस कड़ी आवाज को सुनकर राकेश और राजेश्वरी अम्मा दोनों चौंक गए। पंखुड़ी की आंखों में इस बार एक नई ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। राजेश्वरी अम्मा ने गुस्से में राजेश को उकसाते हुए कहा, क्या कर रहा है? तेरी पत्नी तेरे सामने चिल्ला रही है और तू चुपचाप खड़ा है। लेकिन इस बार राजेश ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, माँ, शायद गलती हमारी ही है। हम हमेशा आपके कहने पर पंखुड़ी को ही गलत ठहराते हैं। मैंने इसे समझने की कोशिश कभी की ही नहीं और बेवजह इसे मारता पीटता रहा। आज मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ हो गया। शायद अब वाकई कुछ बदलने का समय आ गया है। राजेश की बात सुनकर राजेश्वरी अम्मा भौचक्की रह गई। उनके बेटे ने आज पहली बार उनके खिलाफ कुछ कहा। पंखुड़ी भी आश्चर्य से राजेश को देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजेश, जो हमेशा उसकी बात का अनसुना कर देता था, आज वह खुद उसकी तरफदारी करेगा। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। राजेश्वरी अम्मा को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने तिरछी नजरों से पंखुड़ी को देखा और फिर तमतमाते हुए बोली, तो अब बहू ने तुझे भी अपने जाल में फंसा लिया। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा भला चाहती हूँ और तू इस औरत के लिए मुझे ही सवाल करने लगा। लेकिन राजेश इस पर शांत था। उन्होंने नरम लेकिन ठीक लहजे में कहा, माँ, भले ही आप मेरी माँ हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा सही हैं। हमने पंखुड़ी की भावनाओं को कभी नहीं समझा। हमने हमेशा उसे दबाया और आपने भी उसे बहू की जगह दुश्मन समझा। लेकिन अब और नहीं, अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। ये सुनकर राजेश्वरी अम्मा को झटका लगा। उन्होंने गुस्से में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। वो तिलमिलाती हुई अपने कमरे में चली गई और बड़बड़ाने लगी, यह घर अब मेरा नहीं रहा। यहाँ तो अब मेरी कोई कद्र नहीं बची। उनके जाने के बाद राजेश ने पंखुड़ी की ओर देखा और आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह धीरे से बोला, पंखुड़ी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर तुम मुझे एक और मौका दो तो मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। पंखुड़ी की आंखें नम थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, राजेश, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि तुम मुझे समझो और मेरा साथ दो। राजेश ने पहली बार पंखुड़ी का हाथ थामा और धीमे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आदित्य ये सब देखकर मुस्कुरा उठा। वह दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा से लिपट गया। सालों बाद इस परिवार में एक नई उम्मीद की किरण दिखी थी। लेकिन पास ही खड़ी राजेश्वरी अम्मा ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर क्रोध और जलन के भाव साफ झलक रहे थे। उनका मन अंदर ही अंदर बौखला रहा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, बहू को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। ये मेरी हार नहीं हो सकती। बदले की आग उनके दिल में धधकने लगी थी। अब सवाल ये था कि राजेश्वरी अम्मा अपना अगला कदम क्या चलेंगी। क्या यह परिवार वाकई खुशहाल हो पाएगा या फिर राजेश्वरी अम्मा की कोई नई साजिश इस रिश्ते को फिर से हिलाकर रख देगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।